सब बच्चे के हित में है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, तो नॉट लिखा हुआ क्वेश्चन में तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं एक बार आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, प्रीवियस ईयर्स की सारी बना दूंगी। सिर्फ ऑनलाइन वाले पेपर की अलग बनाऊं क्या? एक दिन स्कैप फोल्डिंग और जेडपीडी में डिफरेंस पढ़ा दीजिए। सब पढ़ाया हुआ है, एक बार आप चैनल खोल के देखो, अभी बता भी दूंगी, डोंट वरी। अगर कोई क्वेश्चन आएगा आज तो भी बता दूंगी। सिंपल सा डिफरेंस है, जेडपीडी वो दायरा है जहां तक संभावना है कि आप पहुंच सकते हैं, है ना। आप में सीटेट क्लियर करने की संभावना है, इस संभावना का दायरा मतलब आप पहुंच सकते हैं, आपके रीच में है ये चीज, लेकिन पहुंचने के लिए आपको कहीं कहीं हेल्प की जरूरत होगी। उस हेल्प को स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। जो मैं करने की कोशिश कर रही हूं वो स्कैप फोल्डिंग देने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट। ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि जो टीचर है वो सेग्रीगेट ना करे, बच्चे को अलग थलग ना करे, अलग अलग फिक्स्ड ग्रुप्स में आईक्यू के आधार पर, कि भैया इन बच्चों का आईक्यू 120 है तो इन 4 बच्चों को अलग रखते हैं, इनका 100 है तो इनको अलग रखते हैं। तो आईक्यू के आधार पर सेग्रीगेट नहीं करना जरूरी है, इसका रीजन बताइए। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर टीचर्स, टीचर के लिए इनकन्वीनियंस है, टीचर के लिए यहाँ पे कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, और टीचर की कन्वीनियंस की किसी को पड़ी भी नहीं है। अगर हम बात करें पूरे सिस्टम में, हमें बच्चे को सेंटर रखना है, बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बच्चे के लिए है, ठीक है ना। अगर हम बात करें हिंदी में नॉट नहीं भी था तो वो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, वो वाला जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो नॉट वाला ही था, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शंस पॉजिटिव हैं उसमें। तो आपको इंग्लिश में देख लेना है, ऐसा पेपर में भी होता है, हो सकता है पेपर में भी हुआ हो, है ना। मैं पानी पीती हूँ, इतने आप जवाब दीजिए। डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, चलिए देखेंगे। टीचर की इनकन्वीनियंस हटा देंगे कि अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर स्कूल्स, विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, विद्यालय स्कूल इन सब के लिए, इनके लिए तो बल्कि ये सुविधाजनक है। इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कंप्लीट अमॉन्ग देम, कंपीट होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, कंपीट अमॉन्ग देमसेल्व्स अक्रॉस ग्रुप्स। भैया इससे तो कंपटीशन बढ़ेगा ही ग्रुप्स में, कि ज्यादा आईक्यू वाले हैं, ये ए सेक्शन वाले हैं, ये बी सेक्शन वाले हैं। तो डी ऑप्शन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू इज नॉट स्टेबल एंड इट ऑल्सो लीड्स टू लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि बुद्धि लब्धि की जो संकल्पना है वो स्थायी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रोज चेंज हो जाता है आईक्यू, लेकिन हाँ लंबे समय के दौरान अगर अच्छे एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिलते हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज है जो फ्लीन इफेक्ट है। फ्लीन इफेक्ट क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं। इसका आंसर जो है वो डी है, कि आईक्यू के आधार पर हम नहीं बांटेंगे क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, और इसके और भी रीजंस हैं। फ्लीन इफेक्ट ये कहता है, फ्लीन इफेक्ट, फ्लीन का प्रभाव है ये कहता है कि भैया हर एक डेकेड में, है ना, एवरी डेकेड, डेकेड मतलब हर 10 सालों में जो जनरेशन या पॉपुलेशन है उसका आईक्यू, उसका एवरेज आईक्यू, जो एवरेज आईक्यू ऑफ पॉपुलेशन है, एवरेज आईक्यू, आईक्यू क्या है, एक मापने का तरीका है इंटेलिजेंस को। तो आईक्यू जो है, एवरेज आईक्यू ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, ठीक। यानी अगर आप देखेंगे आजकल आपने कहते हुए सुना होगा, भैया आजकल के बच्चे तो कंप्यूटर हैं, बहुत कम एज में बहुत कुछ सीख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहली जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी बेटर होती जा रही है, इंप्रूव होती जा रही है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशनल फैक्टर्स सुधर रहे हैं या एजुकेशनल फैक्टर्स सुधर रहे हैं। तो आईक्यू भी हर एक डेकेड में आपकी जनरेशन का थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, एवरेज इंटेलिजेंस। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे उस आधार पे कि स्टेबल नहीं है, और इससे लेबलिंग हो जाएगी कि आपने बच्चों को लेबलिंग कर दी, बच्चों पे ठप्पा लगा दिया, जबकि हमें सेग्रीगेट नहीं करना होता, बच्चे को इंक्लूड करना होता है, अलग थलग नहीं करना होता, लेबल नहीं करना होता। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 हम प्रॉपर समझेंगे कॉन्सेप्ट को, हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन तो आप सिर्फ, हाँ मैं सभी सब्जेक्ट करा दूंगी आकांक्षा, ज्यादातर जितने भी सब्जेक्ट मेन उनकी मैं करा दूंगी ऑनलाइन पेपर्स, डोंट वरी। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, गार्डनर की थियोरी के अनुसार इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजीज डिफरेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गार्डनर ने बुद्धि के भी अलग अलग प्रकार दिए हैं, ठीक है ना, विद इन अ क्लासरूम। बिकॉज क्यों होना चाहिए ऐसा, क्योंकि गार्डनर ने बुद्धि के अलग अलग प्रकार दिए हैं, तो वो कह रहे हैं जब बुद्धि के अलग अलग प्रकार हैं तो बच्चे सीख भी अलग अलग तरीके से सकते हैं, तो उनको सिखाओ भी अलग अलग ढंग से, ठीक है ना। तो इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, यानी बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। यानी जो अलग अलग प्रकार की बुद्धि होगी, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की है अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में, जो कि 1983 में पब्लिश हुई थी, ठीक। तो अलग अलग इंटेलिजेंस के बच्चों को केटर कर पाएंगे अगर आप अलग अलग इंटेलिजेंस या पढ़ाने के तरीके इस्तेमाल करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस की इन्होंने कोई बात नहीं की। हेल्प्स टू क्रिएट अ स्टार स्टूडेंट, ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा कि जिनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, जिनका आईक्यू स्कोर ज्यादा है वही इंटेलिजेंट है, ऐसा गार्डनर नहीं मानते। इट हेल्प्स इंप्रूव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ऐसा भी इन्होंने कुछ कहा नहीं है, ना प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का कोई टाइप दिया है, ठीक। तो ए ऑप्शन स्टर्नबर्ग ने दी है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मतलब दी मीन्स उन्होंने अपनी थियरी में बात की है, ऐसे तो थॉर्नडाइक ने भी अपनी इंटेलिजेंस की थियरी में बात की है इसके बारे में। वैन हील भी कर लेंगे, डोंट वरी, सब करेंगे, सब करेंगे, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, टेंशन मत लो, आने दो एक बार पेपर, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करें द टू वर्ड अटरेंसेस, बहुत ही आसान, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता रहा है, अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता रहा है ना। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो हम देख सकते हैं कि द टू वर्ड अटरेंसेस ऑफन यूज्ड बाय यंग चिल्ड्रन, यानी दो शब्द 1.5 से 2.5 वर्ष के बच्चों में जब वो दो शब्दों को जोड़ करके द्विशब्दीय उच्चारण, यानी टू वर्ड स्टेज कहते हैं इसको, जब वो कहता है पानी दो, है ना, टू वर्ड स्टेज। इस टू वर्ड स्टेज को मैंने कितनी बार बताया है कि ये वो टाइम है जब बच्चा 1+1 यानी दो वर्ड्स को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना सीखता है, यानी मुझे पानी दो, या मुझे, या पानी दो मान लो, है ना। तो ये क्या है, ये टेलीग्राफिक स्पीच कहलाती है ना, इसका तार प्रशत वाचन या टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं इसको। बैबलिंग होती है जब वो बा मा पा इस तरह की बात करे, बाकी दोनों इससे संबंधित नहीं है। तो टेलीग्राफिक स्पीच को टू वर्ड स्टेज, या ये वो पहली बार है जब बच्चा सेंटेंस बनाना सीखता है दो शब्द जोड़ करके, टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं इसको। 1.5 से 2 साल, 18 से 24 महीने का टाइम है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैन जनरली थिंक विद देयर हेड्स एंड विमेन विद देयर हार्ट्स, यानी जो पुरुष हैं वो ज्यादातर अपने दिमाग से सोचते हैं और जो महिलाएं हैं वो अपने दिल से सोचती हैं। ऐसा आपको देखने को समाज में मिल सकता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारी संस्कृति हो सकती है, या हमारा सोशलाइजेशन उस तरह से किया गया है, कंडीशनिंग वैसी कर दी गई है कि हाय रे बस चिंता तो माता जी को ही होती है ना। तो ऐसा नहीं है, कुछ महिलाएं भी प्रैक्टिकली सोच सकती हैं और कुछ पुरुष भी इमोशनली सोच सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है, और अगर ऐसा जनरली हम समाज में देख रहे हैं तो उसका रीजन हमारी कंडीशनिंग, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा सोशलाइजेशन है। उसका रीजन ये नहीं कि हम बायोलॉजिकली ऐसे हैं कि महिलाओं को ही सिर्फ दिल से सोचना है ना। दिल तो पुरुषों के पास भी होगा कि नहीं है, चेक कराओ एक बार जाके, हार्ट बीट तो चली रही होगी। खैर, ये तो हुई मजाक की बात। तो ये स्टेटमेंट टोटली स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट है ना। डिस्क्रिमिनेशन की तो बात हम यहाँ पे तब करें, ये डिस्क्रिमिनेशन स्टीरियोटाइप में अपने आप निहित होता है, ये बात याद रखिएगा। इसका आंसर डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि स्टीरियोटाइप में डिस्क्रिमिनेशन निहित होता है। कैसे? अगर कोई भी ये कहे कि लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं गणित में, तो डिस्क्रिमिनेशन तो अपने आप हो गया ना, भेदभाव तो इसमें अपने आप है। एक तो ये चीज चली आ रही है, जब डिस्क्रिमिनेशन लंबे समय तक चला आए एक समाज में, उस चीज को जब एक रूढ़ी के रूप में मान लिया जाए तो वो डिस्क्रिमिनेशन स्टीरियोटाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टीरियोटाइप में डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस इंक्लूडेड होती है, ठीक है ना। तो जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन टू सेक्सेस, ऐसा नहीं है कोई जेनेटिक डिफरेंस नहीं है, जेंडर कॉन्स्टेंसी होती है कि बच्चे को समझ में आ जाता है कि भैया अब मेरा जेंडर कोई चेंज होने वाली चीज नहीं है, कपड़ों की तरह जेंडर नहीं बदला जा सकता। तो बी ऑप्शन ये स्टीरियोटाइप है, डिस्क्रिमिनेशन इसी में समाहित है, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन से बेटर ऑप्शन स्टीरियोटाइप है, क्योंकि समाज में ऐसा चला जाता रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा फटाफट से। सर में इतना भयंकर दर्द है पता नहीं क्यों, देखिएगा एक बार। Which of the following assessment strategies would you not use? नजर वजर तो नहीं लगा दिया आपने ब्लॉग देख के, हैं? आप लोग तो नहीं लगाओगे, वैसे अच्छे लोग हो। ये देखो एक ऐसे देख के तुमने लगाई है? ऐसे ऐसे मानते हैं कई लोग। तो मुझे याद आ गया, हमारी भाभी हैं वो नजर उतारने में एक्सपर्ट हैं, आज वो है नहीं तो उतरवा लेते हैं उनसे, मजाक कर रही हूँ। खैर आ जाओ। तो which of the following assessment strategies would you not use in a progressive classroom? यानी प्रगति, हाँ अपनों की नजर नहीं लगती, अब मैं ये वाला डायलॉग मारूंगी। देखो एक बार, अगर हम बात करें प्रगतिशील कक्षा की, तो कौन सी मूल्यांकन विधि, यानी अगर आपको बच्चे को असेस करना है किसमें, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, जहां बच्चा सेंटर में है, जो चाइल्ड सेंटर्ड है, जो बाल केंद्रित है, जहां लर्निंग बाय डूइंग यानी एक्टिविटीज के थ्रू, एक्टिविटीज यानी क्रियाओं के थ्रू सीखना होता है। तो अगर हम बात करें कौन सी एक चीज इस्तेमाल में नहीं लाई जाती, तो यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल्स ऑफ टीचर्स, यानी अध्यापकों का नोट लिखा है भाई, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बाय टीचर्स यानी अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल। तो वो खुद के लिए तो कर ही सकते हैं ना टीचर्स, रिफ्लेक्टिव जर्नल का, कि मैंने ये कराया, उसका ये हुआ, किसी बच्चे ने कुछ और रिएक्ट किया, अपने लिए तो टीचर बना सकता है रिफ्लेक्टिव जर्नल, ये तो ठीक है। सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, ये भी होता है। रिलायंस ऑन नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ओनली, ये गलत तरीका है। क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियोज, ये भी सही तरीका है। केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रित रहना, कि आपने साल में एक बार बोर्ड के एग्जाम्स लिए और बस उसी को फाइनल मान लिया, तो इसमें चाइल्ड सेंटर्ड की जगह ही नहीं बची, ठीक है ना। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर